स्वागत है आपका इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। देखिए, आपने प्रीवियस चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ रखा है। तो जो आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था उसमें आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी सरफेस के थ्रू पास कराते थे, गॉस लॉ, ये सब टॉपिक आपने पढ़े थे। तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था उसका जो कॉन्सेप्ट था वही बिल्कुल सिमिलर कॉन्सेप्ट है मैग्नेटिक फ्लक्स का। बस फ़र्क केवल इतना है कि वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप सरफेस के थ्रू पास कराते थे, यहाँ पर आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कराएंगे। और कॉन्सेप्चुअली कुछ भी अलग नहीं है। अगर आपको वो टॉपिक अच्छे से आता था तो इस टॉपिक में भी आपको बिल्कुल भी दिक्कत होने वाली नहीं है। सिमिलर है, आइडेंटिकली एकदम बिल्कुल वैसा ही, बस फील्ड का फ़र्क है। तो आप चाहें तो इस वीडियो को स्किप भी कर सकते हैं अगर आपको वो वाला टॉपिक आता था तो वैसे ही। बस मैं आपको एक बार हल्का सा रिकॉल करा दूं, वहाँ पर आपने पढ़ा होगा फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, ठीक है, पढ़ा था। तो यहाँ पर आप क्या पढ़ने वाले हैं, ई के बजाय बस बी पढ़ने वाले हैं। बाद बाकी सब कुछ वैसा ही फार्मूला आने वाला है और सब कुछ वैसा ही चलने वाला है, ठीक है। खैर, शुरू करते हैं अपन मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स बेसिकली ये बताता है कि किसी सरफेस से कितनी फील्ड लाइंस क्रॉस करके जा रही हैं। इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग थ्रू एन एरिया। किसी एरिया से कितना, जैसे हमने यहाँ पर एक देखो, एक सरफेस दिखाया हुआ है, एक पेपर दिखाया हुआ है, 3D में दिखाने का प्रयास करा है। इस 3D सरफेस से कितनी फील्ड लाइंस पास करके जा रही हैं उसका मेजर है मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स, ठीक है। तो देखो कैसे, यहाँ पर जैसे आप देखो इस सरफेस को ध्यान से देखो, तो यहाँ से अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे पास करा दूँ, गौर से देखिएगा, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास करा दूँ, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर ऐसे जा रही हैं तो देखो इस सरफेस को क्रॉस कर रही हैं। लेकिन अगर यही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वाई एक्सिस के पैरेलल जाएं तो ये सरफेस को क्रॉस नहीं कर रही हैं, सरफेस पर पैरेलल हैं, ठीक है। तो अगर ऐसे वाई पर जाएंगी तो ये फ्लक्स में कोई कंट्रीब्यूट नहीं करेंगी। लेकिन ये फील्ड लाइंस जो देखो इसको क्रॉस करती हुई जा रही हैं, ये फ्लक्स में कंट्रीब्यूट कर रही हैं, ओके। तो एक बार थोड़ा सा पुरानी बातों की तरफ जाते हैं। आपने एक टर्म पढ़ रखा होता है एरिया वेक्टर। तो जैसे यहाँ पर आप ये डिस्क देख रहे हैं, तो जो एरिया वेक्टर होता है वो सरफेस से हमेशा कैसा होता है, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो फ्लक्स कैसे डिफाइन किया गया? फ्लक्स को डिफाइन करने का जो तरीका है वो ये है कि जो फ्लक्स है वो फाई इज इक्वल टू होता है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। यानी आपको यहाँ पर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना होता है और आपको क्या मिल जाता है, फ्लक्स। फ्लक्स डिपेंड करता है कितना मैग्नेटिक फील्ड है, कितना एरिया है जिससे आप फ्लक्स काउंट कर रहे हो, और साथ साथ इन दोनों के बीच में क्या ओरिएंटेशन है, यानी क्या एंगल है। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, बी ए कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, ठीक है। तो जैसे आपको अलग अलग जगह देखना होता है, जैसे इस सिचुएशन में आप देखिए जरा, इस एग्जाम्पल में आप देखने की कोशिश करिए समझने का। जैसे अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी बना दूँ, देखिए ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हैं, यानी मेरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो जेड एक्सिस के पैरेलल हैं, पॉजिटिव जेड एक्सिस के पैरेलल हैं। तो अगर मेरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे क्रॉस करके जा रही हैं और आप देखो इसका ये जो प्लेन ऐसे रखा हुआ है, इसका एरिया वेक्टर कहाँ है? इसका एरिया वेक्टर भी इधर ही होगा, है ना। सरफेस से कैसा होता है, परपेंडिकुलर। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे सरफेस से कैसा होता है, परपेंडिकुलर। तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड की अगर डायरेक्शन सेम है, एरिया वेक्टर, देखिए मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना देता हूँ, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की अगर डायरेक्शन सेम है तो थीटा की वैल्यू आप क्या लेने वाले हैं, 0। और यहाँ फ्लक्स आपको मिलने वाला है, यानी इस केस में जो आपको फ्लक्स मिलेगा, रेड वाले केस में, वो फ्लक्स मिलने वाला है बी ए, और थीटा क्या हो गया, 0, तो कॉस 0 की वैल्यू हो गई 1। दिस इज द मैक्सिमम फ्लक्स, ठीक है। यानी जब एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक ही डायरेक्शन में होंगी तब जो हमें फ्लक्स मिलेगा वो हमारा मैक्सिमम फ्लक्स होगा, ठीक है। लेकिन अब सोच कर देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि हमारी जो फील्ड लाइंस हैं वो जेड एक्सिस पर ना होकर वो फील्ड लाइंस हमारी वाई एक्सिस के पैरेलल हैं, यानी हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे जा रही हैं, देखना ध्यान से, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हैं। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं, ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, तो आपने अभी देखा इसका एरिया वेक्टर कहाँ है, इधर है। तो दोनों के बीच का एंगल देखो कैसा दिखाई दे रहा है, 3D में आपको दिखाई दे रहा है दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। यानी मैग्नेटिक फील्ड अगर सरफेस से पैरेलल है, या मैं कह दूं एरिया वेक्टर से परपेंडिकुलर है, तो फ्लक्स यहाँ पर कितना होने वाला है इस केस के लिए, तो फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस 90, तो कॉस 90 0, तो यहाँ पर जो फ्लक्स आने वाला है दैट इज 0, ठीक है।
तो होप सो आपको समझ आ रहा होगा। मैं इसको भी मिटा देता हूँ कि किस केस में 0 आ रहा है, किस केस में 90 एंगल बन रहा है, वो आपको दिखा होगा यहाँ पर। अब आप सोच के देखिए कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ना तो सरफेस से पैरेलल हैं और ना ही कंप्लीटली सरफेस से ऐसे परपेंडिकुलरली गुजर रही हैं। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मान लीजिए किसी एंगल पर जा रही हैं, ऐसे देखना ज़रा, मैं इसको बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे हैं, ठीक है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ऐसे, और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एट सम एंगल ऐसे, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजर रही हैं ऐसे, ठीक है, कुछ एंगल पर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको यहाँ पर मैं बना के दिखा रहा हूँ। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ना तो सरफेस के पैरेलल हैं, ना ही कंप्लीटली इससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जा रही हैं, यानी एरिया वेक्टर के पैरेलल हैं। तो इस केस में आप कैसे सोचेंगे? देखिए एरिया वेक्टर तो यही है ना अपना, ये रहा अपना एरिया वेक्टर, दिस विल बी द एरिया वेक्टर। तो आप देखिए अगर दोनों के बीच कुछ एंगल दिया जाए तो सिंपली आपको उसके बीच में जो भी एंगल क्वेश्चन में दिया जाए वो एंगल आपको फिल कर देना है। जैसे कि यहाँ पर अगर कुछ एंगल है इनके बीच में तो लेट्स अज्यूम वो थीटा एंगल है। तो ऐसे आपका फ्लक्स डिफाइन करा गया, ठीक है। यानी फ्लक्स क्या है? मेजर है कि कितनी फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली क्रॉस करके जाएंगी। तो जैसे अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है तो उसका एक कंपोनेंट है जो कंट्रीब्यूट कर रहा है, इसलिए यहाँ पर कॉस थीटा आता है। ओके, तो कहीं पर भी आपको फ्लक्स अगर काउंट करना हो मैग्नेटिक फ्लक्स, देन यू हैव टू फोकस ऑन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन एरिया वेक्टर, और कितना अमाउंट है वो आपको एज इट इज़ यहाँ पर इसके मैग्नीट्यूड रख देना है और डायरेक्शन को आपको देखना है, ठीक है। बात कर लेते हैं इसके यूनिट की। यूनिट क्या होगा इसका जो यूनिट होगा वो यूनिट आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से बी का यूनिट होता है टेस्ला और एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। तो इसका एक तो ऐसा यूनिट जो हो गया वो हो गया टेस्ला मीटर स्क्वायर, है ना, और दूसरा साइंटिस्ट के नाम पर इसको रखा गया वो है वेबर, ठीक है। ये दूसरा आपका यूनिट हो गया, एक टेस्ला मीटर स्क्वायर, एक हो गया वेबर। आगे देखिए ज़रा कैसी क्वांटिटी है, तो आंसर है सर स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी है, आपको देख के पता चल गया होगा, डॉट प्रोडक्ट है। जैसे आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी था वैसे ही है, बिल्कुल सिमिलर वही टॉपिक है, मैंने बोला ही शुरू में आपको। तो आइडेंटिकली सब कुछ वही है। आइए ज़रा थोड़ा सा एक आध एग्जाम्पल करते हैं, शायद आपको और अच्छे से बातें समझ में आए। जैसे इस एग्जाम्पल में आप देखिए आपके सामने एक डिस्क है, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं। तो अगर डिस्क ऐसे रखी तो एरिया वेक्टर कहाँ होगा? परपेंडिकुलर ही होगा। तो उस समय फ्लक्स की वैल्यू क्या आएगी? फाई इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास? बी ए कॉस थीटा। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे थीटा की वैल्यू क्या है? 0 डिग्री है। तो फ्लक्स अपना मैक्सिमम आ गया, कितना आ गया? बी ए। तो ये मैक्सिमम फ्लक्स की वैल्यू होती है, ठीक है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा ये फ्लक्स हो सकता है। ऐसे आप अगले एग्जाम्पल में देखिए ज़रा, यहाँ पर डिस्क ऐसे रखी है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जाएंगी तो वो एरिया वेक्टर से कैसी हो गई? परपेंडिकुलर हो गई। तो यहाँ पर फ्लक्स सबसे कम आने वाला है, मिनिमम फ्लक्स, और मिनिमम फ्लक्स की वैल्यू क्या होने वाली है? 0, ठीक है। तो ये आपको एक एग्जाम्पल से मैंने बताया। अगर आपको ये बातें समझ आई तो एक एग्जाम्पल और देखिए और इसका आंसर करने की कोशिश करिए। यहाँ पर आप देखिए 3D अरेंजमेंट दिखाया गया, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, ठीक है, ऐसे 3 है, ए बी सी। एक साथ मैंने 3 एग्जाम्पल पिक किए हैं। अच्छा, इन तीनों एग्जाम्पल में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 2-2 मैग्नेटिक फील्ड है, यानी एक ही मैग्नेटिक फील्ड के 2-2 कंपोनेंट हैं। एक देखो BV है और एक BH है, हर एक क्वेश्चन में ए में भी, बी में भी और सी में भी 2-2 मैग्नेटिक फील्ड हैं, एक BV BH, एक BV BH, है ना, इसमें भी BV BH ऐसे। और जो पेपर हमारा रखा हुआ है, जो सरफेस है हमारा, वो सरफेस आपको हर फिगर में दिखाया गया है। जैसे ये सरफेस देखो किस प्लेन में? XY प्लेन में रखा है। ये सरफेस किस में है? YZ प्लेन में है। ये सरफेस किसका हमारा? ये भी हमारा XZ प्लेन में रखा हुआ है, ठीक है। तो अब आपको हर एक ऑप्शन में सोच के देखना है कि कौन कौन सा फील्ड फ्लक्स कंट्रीब्यूट करेगा, ओके। जैसे यहाँ पर देखो, आप इसको ध्यान से देखो, इसका एरिया वेक्टर कहाँ जा रहा है? पैरेलल टू जेड एक्सिस है। तो पहले वाले एग्जांपल को अपन सबसे पहले देखते हैं। यहाँ जो एरिया वेक्टर है उसकी वैल्यू ए है, लेकिन उसकी डायरेक्शन है जेड एक्सिस। जेड एक्सिस के लिए अपन के कैप लिख देते हैं, ठीक है, यानी ऐसे जा रहा है। और गौर से देखो इसका वर्टिकल जो कंपोनेंट है मैग्नेटिक फील्ड का BV, उसकी वैल्यू किस डायरेक्शन में जा रही है? उसकी वैल्यू जा रही है माइनस जे कैप में। और जो BH है वो किधर है अपना? ठीक है, तो BV BH तो हर एक क्वेश्चन में सेम ही है, तो एक बार मैं इसको ऊपर ही लिख देता हूँ। यानी BV की वैल्यू कितनी है? यहाँ पर जो डायरेक्शन है वो माइनस जे कैप की डायरेक्शन है, और BH की जो डायरेक्शन है वो क्या डायरेक्शन है हमारी? वो हमारी डायरेक्शन है आई कैप, ठीक है। मैंने यहाँ पे मैग्नीट्यूड नहीं दिए हुए हैं, आपको बस समझना है ये कि कैसे क्या होगा। मैग्नीट्यूड भी अपन दे सकते थे, इसकी वैल्यू ले लेते 1 टेस्ला, इसकी वैल्यू भी ले लेते 1 टेस्ला,
n, आप इसको सॉल्व कर सकते थे। अच्छा चलिए देखिए, यहाँ पर एरिया वेक्टर कहाँ है, ऐसे जेड एक्सिस पे, और ये मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, वाई एक्सिस पे। तो देखो ना दोनों वेक्टर आपस में कैसे हो गए, परपेंडिकुलर। अगर वर्टिकल वाला मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हो गए तो यानी इस वाले मैग्नेटिक फील्ड और एरिया यानी इस सरफेस के थ्रू कोई भी फ्लक्स का कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। और होप सो आपको ये विजुलाइज भी हो रहा होगा कि इसका एरिया वेक्टर ऐसे बाहर आ रहा है और मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहाँ जा रही है, नीचे 3D में। तो बीच का एंगल क्या बन गया, 90। तो यानी इस वजह से कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। हॉरिजॉन्टल वाले की वजह से देखो जरा, क्या कोई कंट्रीब्यूशन होगा फ्लक्स का? देखिए देखिए ध्यान से देखिए, क्या इस हॉरिजॉन्टल वाले की वजह से कोई कंट्रीब्यूशन होगा? तो आंसर है नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल वाला कहाँ जा रहा है, एक्स में, और एरिया वेक्टर कहाँ है, जेड में। देखिए हॉरिजॉन्टल जा रहा है एक्स में और ये आपका किस में है, जेड में है। आपने फार्मूला भी तो बेसिक फार्मूला अपना क्या था, फाई इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। और अगर आप आई और के का डॉट प्रोडक्ट भी करके देखेंगे तो भी क्या आएगा, 0 आएगा। ओके, तो आपका पहला जो आंसर आया उसमें दोनों की वजह से फ्लक्स, यानी हॉरिजॉन्टल वाले की वजह से भी फ्लक्स और वर्टिकल वाले की वजह से भी फ्लक्स का आंसर क्या आ गया, 0। ये अपना आंसर आ रहा है पहले केस में। ऐसे ही दूसरे केस में देखो जरा, दूसरे केस में देखो ध्यान से, वर्टिकल कहाँ जा रहा है, नीचे, ये कहाँ जा रहा है, इधर। बीच का एंगल कितना हो गया, 90, यानी वर्टिकल वाला कोई कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। तो फ्लक्स ड्यू टू वर्टिकल इज 0। अच्छा हॉरिजॉन्टल वाला देखना जरा, क्या फ्लक्स इधर ही जा रहा है, एरिया वेक्टर इधर ही है और मैग्नेटिक फील्ड भी इधर ही जा रहा है, यानी इसका मतलब ये कंट्रीब्यूट करेगा। देखो ध्यान से देखो, इसका एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड इधर ही है तो कंट्रीब्यूट करेगा। तो फ्लक्स ड्यू टू हॉरिजॉन्टल कंट्रीब्यूशन होगा, क्योंकि यहाँ थीटा जो बन रहा है, इस केस में थीटा जो बन रहा है वो कितना डिग्री बन रहा है, 0 डिग्री बन रहा है। ओके, इसके लिए भी अगर आप वेक्टर में लिखोगे तो आई कैप लिखोगे, और इसके लिए वेक्टर में लिखोगे तो आई कैप, और आई कैप का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 1। तो ये हो जाएगा BH, और जो भी कुछ एरिया होगा, एरिया की वैल्यू ले लेते हैं अपन S। ठीक है, तो ये अपना कंट्रीब्यूशन देगा और पॉजिटिव अपना आंसर रहेगा। ऐसे ही मुझे अगला वाला एग्जांपल बताइए जरा, अगले वाले में कंट्रीब्यूशन करेगा नहीं करेगा, क्या होगा? तो देखो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल वाले की वजह से नहीं होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल सरफेस ऐसे है और एरिया वेक्टर कहाँ है, ऊपर है, तो इसकी वजह से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स ड्यू टू हॉरिजॉन्टल विल बी 0। बट मैग्नेटिक फ्लक्स ड्यू टू वर्टिकल, एरिया वेक्टर ऊपर है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ जा रही हैं, ऐसे नीचे, तो बीच का एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री। तो जो फार्मूला होता है BA cos थीटा, उसमें 180 डिग्री रखेंगे तो cos 180 होता है माइनस में, तो ये आंसर आ गया BB इंटू एरिया की वैल्यू हो गई S। तो यहाँ पर जो अपना फ्लक्स है वो निकल के आ रहा है। ठीक है, तो हमने 3 केस लिए थे और तीनों में समझाने का प्रयास किया। तो ये कॉन्सेप्चुअल वीडियो था, आई होप आपको बात समझ आई होगी। आप वेक्टर फॉर्म के तरीके से भी इस क्वेश्चन को देख सकते थे, और बिना वेक्टर के भी आप केवल एंगल देखकर भी आंसर दे सकते थे। ठीक है, सो होप सो आपको फ्लक्स का मतलब समझ आया होगा, कैसे डील करना है फ्लक्स के साथ। आप इस फार्मूले को और भी कई तरीके से लिख सकते हैं, है ना। जो फार्मूला अपना स्टैंडर्ड फार्मूला अपन ने लिखा है, अगर हम किसी एलिमेंट की बात करें तो हम इसी को ऐसे भी लिख लेते हैं, d फाई इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, है ना। अपन इसको एरिया लगाकर भी लिख लेते हैं, अगर हमें फ्लक्स चाहिए तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ऐसे भी अपन इसको लिख लेते हैं, है ना। जैसा कि अपन उधर गॉस लॉ में लिखते थे वैसा ही सिमिलर।